नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी गुजरात में राहुल गांधी के मोदी सरकार पर करारे वार की, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल और सोरेन पर हुई सुनवाई की, देखेंगे अब की बार 400 पार के नारे से क्यों परेशान है बीजेपी के दिग्गज नेता, राजपूतों के गुस्से का क्यों लग रहा है बीजेपी को डर, जानेंगे कर्नाटक में क्यों बढ़ती जा रही है बीजेपी की मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट ने पूछा 25,000 नियुक्तियों में कैसे तय करेंगे सही और गलत अपॉइंटमेंट। पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट बोला पिटीशन कई कारणों से गलत, हम चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते। पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, समाज को फर्जी वीडियो से बचाना हमारी जिम्मेदारी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे चुनाव आयोग। शेयर बाजार में तेजी, 941 अंकों की बढ़त के साथ 74,671 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 223 अंकों की तेजी के साथ 22,643 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों में इस बार आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। विपक्ष इस मामले में बीजेपी की घेराबंदी में जुटा हुआ है। राहुल गांधी ने आज इसे लेकर गुजरात और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह मोदी सरकार पर सवाल उठाए। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। पिछले 2 चरण में मतदान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टी के प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज गुजरात के पाटन और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रैली को संबोधित किया। गुजरात में राहुल ने कहा कि बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं, अगर चुनाव जीते तो इस संविधान को बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। जबकि हमारी सरकार बनी तो हम आरक्षण में लगे 50% के कैप को हटा देंगे। राहुल ने कहा कि आरक्षण एक सोच है, इसका मतलब है हिंदुस्तान के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है। राहुल ने कहा, जब ये सरकारी चीजों को प्राइवेट करते हैं, आरक्षण को खत्म करते हैं, अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं, आरक्षण को खत्म करते हैं। पब्लिक सेक्टर में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जगह मिलती थी, लेकिन जैसे ही उसे प्राइवेट किया जाता है, इनको जगह नहीं मिलती। देश में आरक्षण, वोट, अधिकार ये सभी संविधान की देन है। अगर संविधान नहीं रहा तो आदिवासी साथियों के हाथ से जल, जंगल, जमीन गायब हो जाएंगे। राहुल ने कहा कि हम जिन्हें आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग उन्हें वनवासी कहते हैं। हमारे लिए आदिवासी का मतलब जो देश के सबसे पहले मालिक है, लेकिन बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं आपको जल, जंगल, जमीन ना मिले। राहुल ने मध्य भारत में मोर्चा संभाला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दक्षिण से पश्चिमी छोर का दौरा करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने सोमवार को कर्नाटक और महाराष्ट्र में 4 रैलियां की। इस दौरान वो आरक्षण के मुद्दे पर सफाई भी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज बाबा साहेब अम्बेडकर भी चाहकर आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, मोदी तो बहुत दूर की बात है। आरक्षण पर बीजेपी मुसीबत में फंसी हुई है तो ईडी के चलते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मुश्किल में हैं। दोनों ही जेल में हैं और दोनों ने ही अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई, देखिए ये रिपोर्ट। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मुद्दों पर सुनवाई हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने दिल्ली समेत पूरे देश में सियासी हड़कंप मचा दिया है। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटे से ज्यादा बहस चली। कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें दी कि हमने जमानत की याचिका नहीं लगाई, गिरफ्तारी को चुनौती दी क्योंकि हम इसे अवैध मानते हैं। गिरफ्तार करने का अधिकार होने का मतलब ये नहीं कि गिरफ्तार कर लें। आरोप सिद्ध होना चाहिए, सिर्फ शक नहीं होना चाहिए। आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। सिंघवी ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि शरत रेड्डी ने अपने 9 बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं लिया था। शरत रेड्डी ने उनका नाम 10 अप्रैल तक नहीं लिया था, लेकिन क्या ईडी ने उसके 10वें बयान पर भरोसा करने की वजह बताई? कोर्ट ने ईडी के समन का जवाब न देने को लेकर सवाल पूछे तो सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा कि ईडी के नोटिस का डिटेल में जवाब दिया गया। आप आज ये नहीं कह सकते हैं कि आप आए नहीं, इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया। ये मेरा अधिकार है कि मैं ना आऊं। मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। तो वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सोरेन ने भी अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। साथ ही सुनवाई के बावजूद हाईकोर्ट के फैसले में देरी को लेकर भी सवाल उठाए।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 6 मई को होगी। आपको बता दें कि ईडी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। फिलहाल कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। केजरीवाल की याचिका पर तो मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। आपकी कोशिश है कि केजरीवाल जल्दी जेल से बाहर आएं, जिससे वो पार्टी के चुनाव प्रचार में हिस्सा ले पाएं और पार्टी को बड़ी जीत दिलाएं। इंडिया के नेता बड़ी जीत की कोशिश में हैं, तो बीजेपी के दिग्गज नेता पार्टी की बड़ी जीत के खिलाफ दिख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार संजय बारू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ही नहीं चाहते पार्टी 370 के आसपास सीटें जीते। पार्टी के दिग्गज नेता ही बीजेपी की बड़ी जीत के खिलाफ हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी चाहते हैं कि पार्टी को 270 के आसपास सीटें मिले, जबकि पीएम मोदी 370 सीटों का दावा कर रहे हैं। अगर बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला तो पार्टी में दूसरे सभी नेताओं की ताकत समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी का रवैया अधिक तानाशाही वाला भी हो सकता है, जिससे राजनीतिक दलों और कारोबार जगत के अग्रणी व्यक्तियों का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। ऐसे में विरोधी दलों के साथ बीजेपी के सहयोगी दल भी नहीं चाहेंगे कि कोई पार्टी इतनी ज्यादा मजबूत हो जाए कि उसे किसी की जरूरत ही ना हो। राज्य के मुख्यमंत्री भी साधारण बहुमत वाली सरकार के साथ ज्यादा सहज महसूस करेंगे, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री उनकी बात ध्यान से सुनेगा और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करेगा। उद्योग जगत एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा जो उन पर दबाव डालकर पैसे वसूले, और उनमें से कई 270 सीटों वाले प्रधानमंत्री को 370 सीटों वाले से ज्यादा पसंद करेंगे। हाल ही में चुनावी बॉन्ड को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उसमें साफ हुआ है कि कई कारोबारियों ने तो जेल में जाने के डर से बीजेपी को चंदा दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ ईडी, आईटी की कार्रवाई शुरू हो गई है। बारू ने दावा किया कि बेहद ताकतवर प्रधानमंत्री की तुलना में कमजोर प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत की विकास दर ज्यादा तेज रही है। बारू ने दावा किया कि आरएसएस भी नहीं चाहता है कि बीजेपी को बड़ी जीत मिले। बीजेपी के सहयोगी और संभावित सहयोगी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक भी शामिल हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री का सामना नहीं करना चाहते हैं जिसके पास संसद में विशाल बहुमत हो। संजय बारू का दावा है कि बीजेपी और संघ के नेता मोदी से डरे हुए हैं और चाहते हैं कि पार्टी की सीटें बढ़ने की जगह कम हो जाएं। वैसे जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है, खास तौर पर राजपूत समाज में, उससे बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती दिखाई दे रही है। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ राजपूतों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले ही बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। साम दाम दंड भेद के सहारे बीजेपी ने सूरत सीट तो जीत ली, लेकिन दूसरी सीटों पर उसकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। खास तौर पर इस बार राजपूत समाज खुलकर बीजेपी का विरोध कर रहा है। राजपूतों की नाराजगी पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर है। उन्होंने राजपूत महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। इसके बाद राजपूतों ने बीजेपी हाईकमान को सीधे चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने रूपाला का टिकट नहीं काटा तो परिणाम भुगतने होंगे। बीजेपी ने रूपाला का टिकट नहीं काटा और अब राजपूत बीजेपी को सबक सिखाने को तैयार है। जगह जगह राजपूत समाज महापंचायत कर रहा है, जिसमें बीजेपी को हराने की अपील की जा रही है। गुजरात के बारदोली में हुई महापंचायत में तो अग्नि को साक्षी मानते हुए राजपूतों ने कसम ली कि चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उसका विरोध करेंगे। गुजरात में क्षत्रिय समाज की आबादी 12% है और राज्य की 10 सीटों पर ये निर्णायक स्थिति में है। राजपूत समाज को अभी तक बीजेपी का वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन इस बार राजपूत खुलकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। साफ है कि इस बार गुजरात में बीजेपी की हालत बेहद खराब होती दिखाई दे रही है। गुजरात में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो यूपी में भी हालात अच्छे नहीं हैं। पहले 2 चरणों में राजपूतों की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ चुकी है और आगे के चरण में भी हालात में बदलाव नहीं दिख रहा। उल्टा रायबरेली और कैसरगंज जैसी सीटों पर पार्टी उम्मीदवार तक तय नहीं कर पा रही। तो कैसे बीजेपी की यूपी में बढ़ रही हैं मुश्किलें, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 5 सीट उसने अपने सहयोगी दलों को छोड़ी है। 75 में से 73 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं, लेकिन रायबरेली और कैसरगंज को लेकर फैसला नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन दोनों ही सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। 3 मई तक नामांकन जमा होने हैं, यानी अब नामांकन का समय समाप्त होने में 100 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन पार्टी उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही। बीजेपी की परेशानी का सबसे बड़ा कारण
कैसरगंज सीट को लेकर है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी की मुसीबत बन गए हैं। अगर बृजभूषण का टिकट कटता है तो वो दूसरे दल से या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, पहले से ही क्षत्रियों की नाराजगी का सामना कर रही बीजेपी के लिए और मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन बीजेपी बृजभूषण को टिकट देकर महिलाओं की नाराजगी का सामना भी नहीं करना चाहेगी। ऐसे में कैसरगंज बीजेपी की मुसीबत बढ़ा रहा है। तो रायबरेली सीट पर बीजेपी अभी तक यही तय नहीं कर पाई है कि वो अपने किसी केंद्रीय नेता को चुनाव लड़ाए या फिर स्थानीय नेताओं पर दाव चले। वैसे रायबरेली पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवार तय नहीं किया है। इस सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी की मुश्किलें उसके अपने नेताओं के साथ ही सहयोगी दल के नेताओं ने भी बढ़ा दी हैं। कर्नाटक में तो जिस तरह से जेडीएस नेता के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उससे कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का कुनवा कर्नाटक में महिलाओं के शोषण के आरोपों में घिर गया है। जेडीएस के विधायक समृद्धि मंजुनाथ ने रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। अब इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि साल 2023 में होलन रसीपुरा से बीजेपी उम्मीदवार रहे देवराज गौड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र को पत्र लिखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लिखा कि एनडीए उम्मीदवार और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना समेत एचडी देवगौड़ा परिवार के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। जो पेन ड्राइव बरामद किया गया है उसमें लगभग 3000 वीडियो हैं। इनमें दिख रही कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी हैं। इन वीडियोस का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने अपने पत्र में लिखा था कि अगर हम हासन लोकसभा सीट से जेडीएस उम्मीदवार को नॉमिनेट करते हैं तो ये वीडियोस ब्रह्मास्त्र हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने पत्र में उन्होंने कहा कि गठबंधन के चलते हमारी पार्टी पर महिलाओं के शोषण करने वाले का समर्थन करने का आरोप लग सकता है। बीजेपी नेता ने जेडीएस के साथ गठबंधन तोड़ने की सलाह भी दी है। गौड़ा ने कहा कि ऐसा लगता है कि वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना है, ऐसा लगता है कि वो अपराधी हैं, इसलिए मैं उसे तत्काल पार्टी से बाहर करने की मांग कर रहा हूं। वहीं इस मामले में एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं कर्नाटक राज्य मंत्री आयोग के अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने कहा कि मैंने सीएम को पत्र लिखा और एसआईटी का गठन किया गया। जो पेन ड्राइव मुझे मिली है उसमें सैकड़ों वीडियो हैं। बीजेपी के सहयोगी दल के नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवार और धार की सांसद भी सवालों के घेरे में है। बीजेपी उम्मीदवार पर सांसद निधि से अपना बंगला बनाने का आरोप लगा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हर सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए साल में 5 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है, जिसे सांसद निधि कहा जाता है। क्षेत्र का सांसद अपने विवेक से उसे खर्च करता है। सांसद निधि का इस्तेमाल सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो मामला सामने आया है उसने इस निधि पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की धारा सीट से बीजेपी सांसद और लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार राधेश्याम मुवैल ने दावा किया है कि सांसद निधि का इस्तेमाल सावित्री ठाकुर ने अपना घर बनाने के लिए किया। मुवैल ने कहा कि सावित्री ठाकुर ने सांसद रहते हुए 4,90,000 की राशि मांगलिक भवन के लिए स्वीकृत की और उसकी जगह पर अपना बंगला बनवा लिया। उन्होंने इस मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग में की, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया। अब मुवैल कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाऊंगा। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के इस बयान से बीजेपी मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ऐसा कौन नेता होगा जो पर्चा तो भरे लेकिन एमपी ने बनना चाहे? आखिर कोई तो वजह होगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता। बीजेपी ने अपना सूरत वाला फॉर्मूला बहुत तेज़ी से अपनाना शुरू कर दिया है। अब उसने सूरत के बाद में इंदौर में भी ऐसा ही किया। वहाँ पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना पर्चा तो भरा लेकिन उसको वापस ले लिया। अब देखना ये है क्या जीत के फॉर्मूले का यही सिलसिला बीजेपी हर जगह अपनाएगी, क्योंकि मतदान में तो अभी काफ़ी दौर आने बाकी हैं और उनके नतीजे आने में भी काफ़ी दिन हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।